11 अप्रैल का एग्जाम है और अगर ये 20 एमसीक्यूज आपने मिस कर दिए तो सीधा आपके 10 से 15 मार्क्स रिस्क में हैं। और ऑनेस्टली ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। कल की वीडियो में हमने 20 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और आज मैं उसी का पार्ट 2 लेकर आई हूं। लेकिन आज वाले क्वेश्चंस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एग्जाम ट्रेंड बेस्ड है। अगर आप ये पूरी वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो इनकम टैक्स के एमसीक्यूज में आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो जाएगा और रिवीजन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर यहां तक आपने सही आंसर्स दिए हैं तो ऑनेस्टली आप सही ट्रैक पर हो, लेकिन एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट के क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी हैं। ठीक है, और हाँ, साथ में चलो ये भी देखते हैं कि आप में से कौन टॉपर है। इन 20 एमसीक्यूज में अपना स्कोर कैलकुलेट करो और कमेंट में हमें जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को हम। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बच्चों। चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। क्या कहता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड फ्रॉम सैलरी? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस जो एमसीक्यूज थी हमारी उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स इसको कभी बिल्कुल मत छोड़िएगा। जो हमारा सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो पहले था 40,000, लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी का टैक्स बर्डन थोड़ा कम करने के लिए उसको बढ़ा दिया है। कितना कर दिया है? 50,000 कर दिया है। यानी कि अपडेटेड टैक्सेशन की अगर हम बात करें, अपडेटेड अगर हम अपने एग्जामेशन की बात करें तो हमारा अमाउंट कितना हो चुका है? 50,000 हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको क्वेश्चन में 50,000 और 40,000 दोनों गिवन है तो आप 50,000 को चूज करेंगे। ठीक है, दिस इज द लेटेस्ट अपडेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है स्टूडेंट? स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड टू। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको कहां मिलती है, किसको दी जाती है? स्टूडेंट सबसे पहली बात है कि आपको ग्रोस सैलरी में से डिडक्शन दी जाती है जो, उसी को हम स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब सैलरी में से अगर आपकी ग्रोस सैलरी में से अगर आपकी डिडक्शन हो रही है तो बिजनेसमैन को नहीं मिलेगी, फार्मर को नहीं मिलेगी, इन्वेस्टर को नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी? सैलरीड इंडिविजुअल्स को मिलेगी। और स्टूडेंट्स अब ये हमारी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो पेंशनियर के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सैलरीड इंडिविजुअल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? हाउस रेंट अलावेंस कम्स अंडर विच सेक्शन? स्टूडेंट, हाउस रेंट अलावेंस को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली हाउस रेंट अलावेंस होता क्या है। स्टूडेंट, यहां पर हम बात कर रहे हैं हाउस रेंट अलावेंस और रेंट फ्री हाउस या फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन। ये हमारी दो टर्म होती हैं, इन दोनों को समझते हैं। हाउस रेंट अलावेंस क्या होता है? यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा कौन है? एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर ने क्या किया? एम्प्लॉय को एक सिटी में ट्रांसफर दिया। ठीक है, एम्प्लॉय हमारा एक नई सिटी में आ गया। जैसे हम बात करें यहाँ पे, ये आ गया बैंगलोर में। ठीक है, अब इस एम्प्लॉय को बैंगलोर के बारे में कुछ नहीं पता। एम्प्लॉयर ने कहा आप एक काम कीजिए, बैंगलोर आ जाइए और वहां पे आपको रहने के लिए, यानी कि आपको घर प्रोवाइड कराने के लिए हम कितना देंगे? 2500 रुपीज पर मंथ हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। ये क्या हो गया आपका? ये आपका हाउस रेंट अलावेंस हो गया। अब एम्प्लॉय ने क्या कहा? एम्प्लॉय ने घर ढूंढ लिया, लेकिन एम्प्लॉय को वो जो घर पसंद आया वो है 5,000 पर मंथ का। ठीक है, अब ये डिफरेंस जो है 2500 रुपीज पर मंथ का, ये जो डिफरेंस है ये कौन बियर कर रहा है? ये बियर कर रहा है एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉयर ने ये कहा मैं तो 2,500 रुपए ही दे सकता हूं, उसके ऊपर का जितना रेंट होता है वो तुम अपने आप मैनेज कर लो। दिस कम्स अंडर हाउस रेंट अलाउंस। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने आपको एक प्रॉपर रेंट की अमाउंट प्रोवाइड करा दी है। अब उसके ऊपर जितना भी हो रहा है वो आप खुद देखो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रेंट फ्री हाउस या फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन की। यहां पर हमने क्या किया? सेम सिचुएशन है, एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर ने क्या किया? एम्प्लॉय को
अपने एक नई सिटी में बुला लिया। ठीक है, बैंगलोर में बुला लेते हैं इनको। ये बैंगलोर में आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या कहा, एम्प्लॉयर कहता है एम्प्लॉय को कि मैं तुम्हें यहाँ पर पैसे नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे तुम्हें एक घर प्रोवाइड कराऊंगा, हाउस दे दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, ये हाउस क्या है, अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो आपने सुना होगा क्वार्टर। क्वार्टर मिलते हैं ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। ठीक है, ये बिल्कुल जो क्वार्टर होता है इसको हम यही बोलते हैं। इन्होंने क्या कहा कि आपको मैं एक 2 BH के घर प्रोवाइड करा रहा हूं, आप यहां पर आइए और रहना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां पर एम्प्लॉय आ रहा है और इन रिटर्न एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ डिडक्ट कर रहा है, कोई भी अमाउंट डिडक्ट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रेंट फ्री हाउस हो जाएगा या फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये हमारा दो तरीके से होता है, एक होता है आपका फर्निश्ड, एक होता है अनफर्निश्ड। फर्निश्ड हाउस आपके कौन से होते हैं, फर्निश्ड हाउस होते हैं जिसमें आपको फैसिलिटीज यानी कि आपका फर्नीचर, फर्नीचर की बात कर ले यहाँ पे, या फिर हम बात कर ले फ्रिज प्लस AC, ये सब कुछ आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। अनफर्निश्ड में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको घर दिया जा रहा है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, वो क्या हो गया, वो अनफर्निश्ड हाउस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी कि हाउस रेंट अलावेंस का जो हमारा सेक्शन है वो किसके अंडर आता है, किस सेक्शन के अंडर हम अपने हाउस रेंट अलावेंस को स्टडी करते हैं। तो इट्स कम्स अंडर सेक्शन 10 सब हेड 13A। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी अलावेंस की या फिर किसी भी स्टूडेंट, हम टैक्स की बात कर रहे हैं, टैक्स में आपके सेक्शंस बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में जाएंगे और एग्जाम रूम में 100 क्वेश्चंस आपके पास आए हैं तो ये समझ लीजिए कि 60 तो आपके सेक्शंस के होंगे। ठीक है, तो अगर आप रोज एक एक सेक्शन करते रहेंगे तो वहां पे जाके आपको वो नए नहीं लगेंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े हम यहाँ पे सेक्शंस पढ़ते रहेंगे तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा फैमिलियर लगेंगे, सारे सेक्शन देखते साथ आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ भाई ये वाला सेक्शन तो मैंने वहां पे पढ़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंटरटेनमेंट अलावेंस डिडक्शन इज अलाउड टू, यहां पर हम बात कर रहे हैं जो हमारा एंटरटेनमेंट अलावेंस होता है वो किसके लिए अप्लाइड होता है, यानी कि वो किसको दिया जा रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की, तो एंटरटेनमेंट अलावेंस यानी कि जो हमारा घूमने फिरने का खर्चा हो गया वो किसको दिया जा रहा है, यानी कि मस्ती करने का। ठीक है, वो किसको मिल रहा है, तो इट्स कम्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। किसको मिलेगा ये मिलता है हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स हमारा क्या होता है। स्टूडेंट, प्रोफेशनल टैक्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन होता क्या है। ये एक अमाउंट होती है, द अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स यू पे कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम योर इनकम while calculating your taxable income। यहां पर अगर हम बात करें तो इसको एक बार समझ लेते हैं। सपोज कीजिए आपकी सैलरी यहां पर 1 लाख रुपीज है। ठीक है, और आपने एक प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन यहां पर मिली हुई है आपको 2400 रुपीज की, तो अब आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी, इसको यहां पे माइनस कर देंगे, 97,600 आपकी यहां पर क्या हो जाएगी, आपकी टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। तो यहां पर हम प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये सेक्शन 16(1)(1) यानी कि 16(3) के अंडर आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको 16 भी लिखा गया है तो 16 भी आपका ये सही होगा, तो इट कम्स अंडर सेक्शन 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्रेचुटी एग्जेम्पशन इज गिवन अंडर। अब स्टूडेंट यहां पर हम बात करते हैं ग्रेचुटी की, तो ग्रेचुटी क्या होता है, ग्रेचुटी एक लमसम अमाउंट होता है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। कब देता है,
या तो वो रिटायर हो रहा हो, या फिर अगर वो हमारी जॉब को छोड़ के जा रहा हो, या फिर इन केस अगर उसके साथ कुछ भी डिसेबलमेंट हो गई हो, उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, या फिर उनकी डेथ हो गई हो, किसी भी तरीके से अगर उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ रही है, तो उनको लमसम अमाउंट के फॉर्मेट में ग्रेचुटी प्रोवाइड की जाती है। ये एम्प्लॉय की लॉन्ग टर्म सर्विस का एक रिवॉर्ड होता है, या फिर एक तरह से कह दो तो थैंक यू अमाउंट होता है, जो एम्प्लॉयर उनको अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये हमारी एग्जाम्शन कहां पर दिखाई जाती है? इट्स कम्स अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 के अंडर आती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? पेंशन इनकम इज टैक्सेबल अंडर विच हेड? अब हाउस प्रॉपर्टी में तो आएगा नहीं, कैपिटल गेन में भी नहीं आएगा, अदर सोर्सेज में, तो इट्स कम्स अंडर सैलरी, क्योंकि पेंशन भी एक तरीके से हमारी सैलरी ही होती है। क्यों? क्योंकि हमें क्या कराया, हमने अपनी सर्विस प्रोवाइड कराई थी, उसके इन रिटर्न पहले हमें सैलरी मिलती थी, अब हमें उसके रिटर्न में पेंशन रिसीव हो रही है, तो ये भी हमारी किसके अंडर ही आएगा? सैलरी के अंडर ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लीव एनकैशमेंट एग्जेम्पशन इज अंडर। लीव एनकैशमेंट क्या होता है स्टूडेंट? जब एम्प्लॉय अपनी अनयूज्ड लीव्स यानी कि बची हुई छुट्टियों के बदले पैसे ले लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीव एनकैशमेंट कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, इस पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो हमारे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, यानी कि जो हमारे प्राइवेट एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए ये टैक्सेबल होता है। ठीक है, पूरी तरह से उनको क्या करना पड़ता है? इस पे टैक्स पे करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? सैलरी इनकम इज टैक्सेबल ऑन। सैलरी इनकम हमारी कब टैक्सेबल होती है? कैश बेसिस? नो। अक्रूवल बेसिस? नो। कब होती है? या तो ड्यू हो रही हो या फिर रिसीव हो रही हो, जो भी पहले हो रहा है तब वो हमारी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहां पर अगर हमारी सैलरी ड्यू पहले हो गई है, यानी कि हमने अपने सैलरी के लिए काम पहले कर लिया है, या फिर हमें रिसीव पहले हो गई है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पर वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये एक हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय एक्स हो गया, इसने नवंबर मंथ के लिए काम किया। ठीक है, यानी कि अभी काम भी शुरू नहीं हुआ, और 1 नवंबर को उनकी सैलरी उनको रिसीव हो गई। सैलरी रिसीव हो गई है, तो ये क्या हो गया? ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। या फिर अगर हम बात करें मार्च मंथ की, इन्होंने मार्च मंथ में कंप्लीट वर्क कर दिया, लेकिन अभी तक सैलरी रिसीव नहीं हुई है, तो ड्यू तो हो गई है ना, तो भी ये टैक्सेबल होगी। ठीक है, या तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ड्यू होने की या फिर रिसीव होने की, जो भी हमारा पहले हो जाता है ये उसके लिए क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, तो क्या कहता है? बोनस इज टैक्सेबल ऑन। अब बात की जा रही है बोनस की, तो बोनस क्या होगा? बोनस ड्यू बेसिस होगा? नहीं, बोनस सिर्फ और सिर्फ रिसीव बेसिस होता है। क्यों? क्योंकि चलो मानते हैं कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे हमें हमारे एम्प्लॉयर ने अनाउंस कर दिया कि आपको दिवाली पे बोनस दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या दिवाली मंथ शुरू होते ही आपका टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं, जब तक इन हैंड आपको रिसीव ना हो जाए तब तक आपका बोनस टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि बोनस क्या है? आपकी एक्टिविटीज का एक एक्स्ट्रा परक्विजिट है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो इट्स ऑन रिसिप्ट बेसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की हम बात करें। परक्विजिट्स आर प्रोवाइडेड टू। परक्विजिट्स क्या होती हैं? अब स्टूडेंट परक्विजिट्स को जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पर्क्स क्या होती हैं, यानी कि परक्विजिट्स क्या होती हैं। परक्विजिट्स को सेकंड नेम इसका पर्क्स होता है, PERKS। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सुविधाएं होती है, यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी के एक्स्ट्रा देता है, यानी कि सैलरी तो मिलती है, साथ साथ ये चीजें भी देती है। जैसे रेंट फ्री हाउस अगर आपको प्रोवाइड करा दिया, या फिर आपको कोई कार दे दी पिक एंड ड्रॉप के लिए, या फिर अगर आपको मोबाइल प्रोवाइड करा दिया कंपनी की तरफ से, लैपटॉप मिल गया, या फिर किसी भी तरीके की मेडिकल फैसिलिटी मिल गई, या फिर किसी भी तरीके का अगर आपको फ्री ट्रैवल अगर आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो ये सब आपकी क्या होती है? सब आपकी परक्विजिट्स होती हैं। ठीक है, तो ये किसको मिलती है? एम्प्लॉयर को मिलती है? नहीं जी, एम्प्लॉयर तो देता है,
एम्प्लॉय को मिलती है, हाँ जी, चाहे वो हमारा गवर्नमेंट हो चाहे वो हमारा नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों को ही आपकी परक्विजिट्स मिलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन इज अ, अभी मैंने आपको बताया है कि रेंट फ्री हाउस क्या है आपका, ये आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो आपको आपकी सैलरी के अलावा मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इट्स अ परक्विजिट नॉट एन अलावेंस। ठीक है, नेक्स्ट की अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस एग्जेम्पशन इज 100 रुपीज पर मंथ, 200 रुपीज पर मंथ, 300 रुपीज पर मंथ या 500 रुपीज पर मंथ। ये होता है हमारा स्टूडेंट 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें तो हमारा 100 रुपीज पर मंथ पर 2 चाइल्ड होता है, यानी कि मैक्सिमम 2 बच्चों तक ही हम इसको ले सकते हैं, यानी कि 2400 रुपीज पर मंथ पर एनुअल पर एनम ये आपका मैक्सिमम मिलती है आपको एग्जेम्पशन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपके 3 बच्चे हैं तो ऐसा नहीं है 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, नहीं जी, ये 2 ही रहेगा। अगर आपका एक बच्चा है तो फिर ये एक ही रहेगा। ठीक है, मिनिमम विच एवर इज लेस, जो कम होगा उसी को लिया जाएगा। अगर एक बच्चा है तो एक की एग्जाम्शन मिलेगी, 2 है तो दोनों की मिलेगी, और 2 से ज्यादा है तो भी 2 की ही मिलेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड होता है और अप टू 2 चाइल्ड तक होता है। ठीक है, मैक्सिमम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपकी 2 बच्चों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ट्रैवल अलाउंस एग्जेम्पशन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके ट्रैवल अलाउंस की, तो ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस या फिर ट्रैवल अलाउंस की अगर हम बात करें तो नॉर्मल पर्सन के लिए अब ये फुल्ली टिक्सेबल होता है। ठीक है, पहले इसकी क्या थी, पहले 1600 पर मंथ आपको इसकी एग्जाम्शन मिलती थी, क्योंकि अब स्टैंडर्ड डिडक्शन आ चुका है, पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं था, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन आ चुका है, तो अब ये हमारी एग्जाम्शन हट चुकी है, तो अब ये फुल्ली टैक्सेबल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये डिसेबल्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है तो डिसेबल्ड पर्सन की आपकी मैक्सिमम जो एग्जाम्शन है इट्स 3200 पर मंथ, तो ये हमारी कितनी होती है, इट्स फॉर 3200 पर मंथ। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, इट्स रुपीज 38,400 पर एनम। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर यहाँ पे पर मंथ की बात की जाए तो 3200 हो जाएगा, और एनुअल की बात की जाए तो 38,400 भी आपका सही आंसर होगा। स्टूडेंट अगर आपको ऑप्शन में दोनों चीजें दी हुई 3200 भी है और 38,400 भी है, तो आपको देखना होगा कि वहां पे पर एनम लिखा हुआ है या फिर पर मंथ लिखा हुआ है। अगर 38,400 पर मंथ है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अब हम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रोस सैलरी। बेसिक सैलरी बिल्कुल होता है, बोनस होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, अरे ग्रोस सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कहां से आ जाएगा, जब तक आप ग्रोस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस नहीं करोगे तब तक नेट सैलरी आपको मिल ही नहीं सकती। तो ग्रोस सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, बेसिक सैलरी होता है, बोनस होता है और साथ में आपके अलावेंसेस होते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जब हम ग्रोस सैलरी, जब हम ग्रोस सैलरी में से माइनस कर देते हैं आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन को, ये हमने माइनस कर दिया तो क्या निकल के आ जाता है, इट्स नेट सैलरी। ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं टैक्सेबल सैलरी। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर आपका क्या इंक्लूड नहीं होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पर आपका इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट की अब हम बात कर रहे हैं, नेट सैलरी इज कैलकुलेटेड एज, अभी तो हमने देखा ग्रोस सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नेट सैलरी। ठीक है, चलिए कम्स टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस सैलरी इज, अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि सैलरी हमारी टैक्सेबल कब होती है, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको रिसीव पहले हो रहा है। एडवांस सैलरी का मतलब क्या है कि काम नहीं किया, पहले आपको सैलरी रिसीव हो गई, तो रिसिप्ट पहला हो रहा है तो भी ये टैक्सेबल तो
होगी ही। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, एरियर ऑफ सैलरी आर, ये भी टैक्सेबल होंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आपके रिसीव नहीं हो रहा है लेकिन आपका ड्यू पहले हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट बिकम टैक्सेबल व्हेन, ऑलवेज, नो। उसको देखने से पहले स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है स्टूडेंट, ये एक सेविंग स्कीम होती है जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों पैसे डिपॉजिट करते हैं फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट। ये हमारी एम्प्लॉय के फ्यूचर के लिए होता है, जिसमें यानी कि फ्यूचर के रिटायरमेंट टाइम के लिए होता है, जिसमें एम्प्लॉय तो डिपॉजिट करता ही है, साथ साथ एम्प्लॉयर भी डिपॉजिट करता है। ठीक है, एम्प्लॉय अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन प्रोविडेंट फंड में डालता है और एम्प्लॉयर भी उतना ही प्रोपोर्शन या फिर एक डिसाइडेड प्रोपोर्शन कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो ये हमारे टैक्सेबल कब होता है, जब इसकी लिमिट ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे प्रोविडेंट फंड की बात करें तो यहाँ पर प्रोविडेंट फंड की लिमिट 12% होती है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की, और प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट की होती है 9.5%। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का ये लास्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा हो या फिर अगर आपको कोई भी डाउट हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस हैं ये सबसे ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं, यहाँ मिस्टेक बिल्कुल अलाउड नहीं हो पाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है स्टूडेंट, सैलरी मींस इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयर, बिजनेस इनकम, कैपिटल इनकम। तो सैलरी क्या होती है, सैलरी वही तो होती है जो हम एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयर। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपका स्कोर इंप्रूव होगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे एमसीक्यूज आपके लिए और लेकर आऊं जब तक आपके एग्जाम नहीं होते, तो कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखिएगा। और हाँ, साथ साथ ये मत भूलिएगा कि स्मार्ट स्टडी ही आपको दूसरों से आगे लेकर जाती है, और ये एमसीक्यूज आपकी स्मार्ट प्रिपरेशन का ही एक फॉलो अप है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।